everyone, this is me Dr. Shikha and welcome to Just Learn Physio Healthcare. So guys, I am again with a new topic that is the ultrasound of electrotherapy. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों पर्पज से ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस इज द पार्ट फर्स्ट. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला वर्ड आता है अल्ट्रासाउंड. इसी वर्ड को अगर हम दो में डिवाइड कर लें, यानी कि अल्ट्रा को अलग कर लें और साउंड को अलग कर लें, तो सबसे पहले साउंड को समझते हैं. ठीक है, साउंड हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है क्लास 11-12 में कि साउंड एक तरीके के पीरियोडिकली, यानी कि जो पीरियोडिकल है वो वाइब्रेशंस होती है जो कि एक खुले इलास्टिक मीडियम में ट्रैवल करती हैं. तो यानी कि साउंड जो है वो पीरियोडिक मैकेनिकल डिस्टर्बेंसेस है या वाइब्रेशंस है जो कि एक बहुत खुले इलास्टिक मीडियम में ट्रैवल करती हैं, जैसे कि एयर. सबसे ज्यादा इलास्टिक तो एयर है ना. तो इस एयर में ये जो मैकेनिकल वाइब्रेशंस ट्रैवल करती हैं उसका नाम है साउंड. अब आपको पता होगा कि अल्ट्रा वर्ड हम किसी भी चीज के अगर आगे लगा दें, हम कहते हैं ना अल्ट्रा प्रो मैक्स, यानी कि साउंड से भी जो अल्ट्रा प्रो मैक्स हो, है ना. तो यानी कि अल्ट्रासाउंड क्या हो गया? अल्ट्रासाउंड भी मैकेनिकल वाइब्रेशंस डिस्टर्बेंसेस ही हैं, लेकिन हायर फ्रीक्वेंसी की. ये वाला जो साइन होता है ये हम फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं, ये वाला जो होता है नीचे वाला ये हम वेवलेंथ के लिए यूज करते हैं. तो यानी कि ये भी एक तरीके से साउंड ही है, पर क्योंकि ये अल्ट्रा है तो यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा है देन दी साउंड वेव. नॉर्मल साउंड वेव से अगर हायर फ्रीक्वेंसी है तो यानी कि वो अल्ट्रासाउंड है. बियॉन्ड द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग, यानी कि वो बियॉन्ड रेंज है ह्यूमन हियरिंग के, हम ह्यूमन को वो नहीं सुनाई देंगी, वो इतनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की है. तो अब बात ये आती है कि हम ह्यूमंस के लिए कौन सी ऑडिबल साउंड है. तो जो ऑडिबल साउंड है जिसके बीच में हमें सुनाई देता है दैट इज 20 to 20,000 हर्ट्ज. 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क्स का डेफिनेशन बनती है, 1 मार्क्स का ये पूछते हैं. तो जो ऑडिबल रेंज है जिसमें हम लोगों को सुनाई देता है वो है 20 to 20,000 हर्ट्ज, जिसको हम कभी कभार 20 किलो हर्ट्ज भी लिखते हैं. कंफ्यूज नहीं होना, 20,000 हर्ट्ज एंड 20 हर्ट्ज, क्योंकि 1 किलो हर्ट्ज जो होता है वो 1000 हर्ट्ज के बराबर होता है. तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. तो यानी कि इस रेंज में हमें सुनाई दे रहा है. अब इस रेंज से कुछ भी अगर ज्यादा होगा तो वो अल्ट्रा हो जाएगा, और इस रेंज से कुछ भी जो नीचे होगा वो इंफ्रा हो जाएगा. इसीलिए 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली साउंड्स हैं उनको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स, और जो इस 20 हर्ट्ज से नीचे की हैं उसको हम बोलते हैं इंफ्रासाउंड या फिर इंफ्रासोनिक वेव्स. ठीक है, सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज अल्ट्रासाउंड. अब यहां पे एक और चीज है कि इट रिक्वायर्स अ मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. यानी कि जैसे कि हमने बोला कि जो साउंड वेव्स है या जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए ट्रैवल होने के लिए, फिर चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे फिर गैस हो. यानी कि वो वैक्यूम में बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर सकती. तो इसकी एक और प्रॉपर्टी ये हो गई दैट इट रिक्वायर्स अ मीडियम. उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो हमसे लोग वाइवा में ये पूछ सकते हैं कि रेडियोलॉजिस्ट भी अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं और हम फिजियोथेरेपिस्ट भी अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं, देन व्हाट इज द डिफरेंस. तो देखो, जो अल्ट्रासाउंड वो यूज कर रहे हैं और जो हम यूज कर रहे हैं वो सेम होती है, बस अंतर जो होता है वो आता है फ्रीक्वेंसीज में. हम जो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वो करते हैं 1 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 3 मेगाहर्ट्ज तक, और रेडियोलॉजिस्ट जो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वो है 0.5 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 5 मेगाहर्ट्ज तक. तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन इसी पे ही बनता है कि क्या डिफरेंस है. तो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है. दूसरा, अगर मैं हम जो यूज करते हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतना कम पेनिट्रेशन होता है. यानी कि अगर हमारी ये स्किन है, ठीक है, अगर ये हमारी स्किन है और इस पे अगर मैं बात करूं 1 मेगाहर्ट्ज की, तो 1 मेगाहर्ट्ज क्या है? कम है, और 3 मेगाहर्ट्ज क्या है? ज्यादा है. तो यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पेनिट्रेशन के. यानी कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना कम उसका पेनिट्रेशन होगा. तो ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो ये स्किन में कम तक जाएगी, और ये जो 1 मेगाहर्ट्ज वाली है वो बहुत डीप तक जाएगी. समझ में आया?
यानी कि 1 मेगाहर्ट वाली जो है वो कम फ्रीक्वेंसी है, लेकिन वो ज्यादा अंदर तक डीप पेनिट्रेशन करेगी, और जो 3 मेगाहर्ट वाली है वो सुपरफिशियल ही करती है। तो अब यहां से एक और चीज बन गया, अब ये कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम रेडियोलॉजिस्ट की तरह 0.5 वाली क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि मैंने क्या बोला, जितनी ज्यादा कम होगी वो उतनी अंदर जाएगी। तो अगर 1 मेगाहर्ट से भी हमने कम यूज कर लिया यानी कि 0.5, तो यानी कि वो और डीप जाएगी, और बहुत ज्यादा डीप भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि फिर हमारी बोन्स है, हमारी स्केलेटन्स हैं, बर्न हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इससे नीचे की हम नहीं यूज कर सकते, यानी कि 0.5 मेगाहर्ट्ज हम नहीं यूज कर सकते। दूसरा ये सवाल पूछा जा सकता है कि 3 मेगाहर्ट्ज तो चलो हम करते हैं, हम 5 वाली क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 3 मेगाहर्ट्ज का ऑलरेडी पेनिट्रेशन कम है, यानी कि वो सुपरफिशियल ही जा रहा है। तो अगर हम और 5 मेगाहर्ट्ज वाली करेंगे तो वो और सुपरफिशियल जाएगा, फिर सुपरफिशियल का जाने का फायदा ही क्या होगा? जब वो टारगेट टिश्यूज पे अपना काम ही नहीं कर रहा है तो ऊपर ऊपर देके भी क्या होगा? स्किन बर्न होगी। समझ रहे हो? तो हम ना ही ये यूज कर सकते हैं, ना ही ये यूज कर सकते हैं, इसलिए हम फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जो बेस्ट है दैट इज 1 मेगाहर्ट टू 3 मेगाहर्ट, जिसमें कि आपको ऐसे उल्टा याद रखना है कि जो 1 मेगाहर्ट वाली है ना, वो है तो कम फ्रीक्वेंसी 3 के कंपैरिजन में, लेकिन वो जाती डीप है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब एक और क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि भाई ये सुपरफिशियल ही क्यों जा रही है? क्योंकि जैसे ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जाएगी ना, तो वो क्या होता है, इजिली एब्जॉर्ब हो जाती है। इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगी तो जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होके ऊपर ही रह जाएगी। लेकिन अगर कम फ्रीक्वेंसी वाली जा रही है तो वो धीरे धीरे जाती है, लेकिन जाती है डीप तक। इसीलिए इनकी फिर क्लिनिकल कंडीशन भी अलग अलग होती हैं। जो ये वाली है, क्योंकि ये डीप जा रही है तो ये डीप कंडीशंस को ट्रीट करती है। ये वाली सुपरफिशियल है तो ये सुपरफिशियल कंडीशंस, जैसे कि हीटिंग वगैरह जो हमें प्रोवाइड करनी होती है टिश्यू हीलिंग वगैरह के लिए, तो ये उसके लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, इतना समझ में आया? इसके बाद एक और चीज होती है कि जो रेडियोलॉजिस्ट, एक और चीज है, देखो जो रेडियोलॉजिस्ट है वो अल्ट्रासाउंड थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए नहीं करते, यानी कि थेरेपी देने के लिए नहीं करते, वो बहुत ही कम समय के लिए करते हैं, वो भी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। समझ रहे हो? तो इसलिए अगर हम ये वाली भी यूज करेंगे तो वो चल जाता है। लेकिन हम फिजियोथेरेपिस्ट तो 7 मिनट्स 10 मिनट्स के लिए, यानी कि थेरेपी के पर्पस से इसको यूज करते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए जो आइडियल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो आइडियल यानी कि जो बेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 1 मेगाहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज ही है। ठीक है, तो यहां से मैंने आपके कम से कम भी 7-8 क्वेश्चन बनवा दिए, जो कि वाइवा में भी पूछे जाते हैं और थ्योरी में भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज होती है कि 1 मेगाहर्ट हमने देखा कि डीप तो जा रहा है, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज भी है, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे वो, कि ये क्या करता है ना, स्मॉल अनस्टेबल बबल फॉर्म कर देता है बॉडी के अंदर, जिसका नाम हमने कैविटेशन दिया है, एंड वो बड़े ही खतरनाक होता है। तो वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ओके, सो अभी तक हमने पूरा पढ़ लिया कि अल्ट्रासाउंड क्या है, एंड उसको मीडियम चाहिए ट्रैवल होने के लिए, वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं होता है। तो अब बात ये आती है कि ये अल्ट्रासाउंड जो वेव्स हैं, यानी कि जिसको सोनिक वेव्स भी बोलते हैं या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स भी बोलते हैं, तो एक ही बात है। ठीक है, तो ये कैसे प्रोड्यूस होती है, यानी कि कैसे इनका प्रोडक्शन होता है। तो अगर सिंपल फिजिक्स में हम देखें, ठीक है, अगर सिंपल कंसेप्ट से हम समझे, जो कि अगर आपको लगता है ना कि आपको ये नहीं पता, तो आपको पता है क्योंकि आप लोगों ने ये फिजिक्स में पढ़ा है। तो देखो, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि एक ट्यूनिंग फोक अगर हम लेते हैं और ट्यूनिंग फोक को हम किसी भी चीज से अगर वाइब्रेट कराते हैं, तो जब वो वाइब्रेट होता है ना, तो कुछ इस तरीके से आपके जो पार्टिकल्स हैं या इस तरीके से जो वेव्स हैं वो इस तरीके से फॉर्म हो जाती है। अब होता यह है कि जब ये ट्यूनिंग फोक सपोज इधर की तरफ गया, जब ये इधर की तरफ जाएगा तो ये सारा का सारा भी चीज इधर की तरफ जाएगा। आपको इमेजिन करना है कि एक लाइन से साइकिल लगी हुई है। अगर आप एक साइकिल को नीचे गिराते हो तो कैसे आपने मूवीज में देखा है ना, सारी साइकिल नीचे गिरने लग जाती है, तो वही इसका कंसेप्ट है। यानी कि ट्यूनिंग फोक जब एक साइड पे इधर हुआ, वाइब्रेट हो रहा है ना, वो तो एक ही जगह पे ऑसिलेट हो रहा है, तो जब वो एक साइड पे हुआ तो सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक साइड पे आ गए, और जब वो इधर की साइड वापस आया तो सारे पार्टिकल्स जो है वो इधर की साइड आ गए। जिसके ऐसे ऐसे होने से क्या होता है कि फाइनली ये स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें कि कुछ पार्टिकल्स या जो कुछ वेव्स के जो सोनिक वेव्स हैं वो पास हो जाती हैं,
और कुछ जो है वो दूर हो जाती है। जैसे आप देख सकते हो ये दूर हो गई, यहाँ पे पास हो गया, अगेन ये दूर हो गई, फिर पास, दूर, पास, इस तरीके से। इसीलिए हमने बोला है कि जो अल्ट्रासाउंड वेव्स है वो पीरियोडिकली है, यानी कि पीरियड में हर चीज हो रही है, रैंडमली नहीं हो रही है कि कभी पास आ गए फिर कभी दूर चले गए फिर दोबारा से दूर हो गए, नहीं। पहले अगर दूर है फिर पास फिर दूर पास, यानी कि एक पीरियोडिकली जो वेव चल रही है, जो अल्ट्रासोनिक वेव चल रही है वो इस तरीके से चल रही है, जिसमें जो इस तरीके से होता है इसको हम बोलते हैं रेयरफैक्शन, यानी कि ये दूर दूर है। और जो पास हो गए यानी कि वो कंप्रेस हो गए तो इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। और जो वापस से दूर हो गए उसको हम बोलते हैं रेयरफैक्शन। तो यानी कि इसी सीरीज में आप इसको इस तरीके से भी बना के आ सकते हो पेपर में कि ये रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन। तो यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है कि अल्ट्रासोनिक की जो वेव्स हैं वो बेसिकली एक सीरीज है, यानी कि वो एक सीरीज की तरह चल रही है ऑफ कंप्रेशन, रेयरिफैक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ वेव, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है उसी डायरेक्शन में एक सीरीज होना कंप्रेशन, रेयरिफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरिफैक्शन की, वो ही हमारी अल्ट्रासाउंड की वेव्स को प्रोड्यूस करती है। अब ये तो हमने पढ़ा बहुत छोटा सा कंसेप्ट, हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी इतने लेवल की 1 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 3 मेगाहर्ट्ज तक। तो क्या आपको लगता है कि इस ट्यूनिंग फोक से इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी? नहीं। तो ये तो जस्ट एक बेसिक मॉडल एंड कंसेप्ट है। मेन अब हम पढ़ेंगे पूरा अल्ट्रासाउंड का सर्किट, जिसकी वजह से ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोड्यूस होती है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि कैसे 1 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 3 मेगाहर्ट्ज, यानी कि जो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी है वो हम कैसे सर्किट के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। तो यानी कि हमें अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करना है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में यही रेयरफैक्शन, कंप्रेशन वाली पूरी वेव जिसको हम अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। तो अब वो कैसे बनती है वो हम देखते हैं। तो देखो, इन आप सबने ये सब अल्ट्रासाउंड हेड देखा होगा, है ना। तो अल्ट्रासाउंड का हेड कुछ इस तरीके से होता है, और ये जो है ये हेड है अल्ट्रासाउंड का, और इस हेड के यहाँ पे क्रिस्टल होता है। तो ये वाला, ये जो ब्लैक पोर्शन है ये आपका हो गया क्रिस्टल, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है वो इधर रहेगा इसके, और ये पूरा सर्किट होगा इधर। और यहां से आपको पता होगा कि ये अल्ट्रासाउंड किसी पावर सप्लाई पे जुड़ा होगा, तो ये पावर सप्लाई ये वाला है। तो अब देखो, ये पावर सप्लाई है, तो यहां से पावर सप्लाई ज्यादा से ज्यादा कितना देगा? 50 हर्ट्ज देगा, इससे ज्यादा थोड़ी ना दे सकता है। और जो हम इसमें करंट देते हैं ना, वो कौन सा करंट होता है? 1 मार्क क्वेश्चन, एसी करंट। कौन सा करंट होता है? एसी करंट। डायरेक्ट करंट नहीं होता, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। तो जैसे ही इसको पावर सप्लाई मिलेगी, अब सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि गेटिंग सर्किट होता है। गेटिंग सर्किट का क्या काम होता है? देखो, कोई भी अगर गेट है, ठीक है, तो गेट का हमेशा काम क्या होगा? वो लोगों को या तो अंदर आने देगा या तो बाहर नहीं जाने देगा, है ना। गेट यूजुअली अगर नॉर्मल भाषा में देखें तो गेट का मतलब कोई गेट लगा देता है तो वहां पे सिक्योरिटी बढ़ जाती है। यानी कि जो गेटिंग सर्किट है ना, उसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो कि ये कहीं ना कहीं पल्स यूएस बनाता है। पल्स यूएस का मतलब ये होता है कि वहां पे जो अल्ट्रासाउंड की वेव है वो ट्रीटमेंट पर्पस के लिए डायरेक्टली नहीं जाती, बल्कि पल्स फॉर्म में जाती है। तो ये क्या करता है? पल्स यूएस वेव्स को फॉर्म करने में मदद करता है, यानी कि उनकी गेटिंग कर देता है कि अब जाना है, अब नहीं जाना, अब यूएस वेव को जाना है, अब नहीं जाना, इस तरीके से। तो उस वे में कौन सी यूएस वेव बन जाती है? पल्स वेव। उसके बाद ये आता है यहाँ पे ऑसिलेटिंग सर्किट में, ठीक है, ऑसिलेट होता है, एंड यहाँ पे लगा होता है एम्पलीफायर। अब नाम से ही पता चल रहा है एम्पलीफायर, यानी कि वो छोटी सी चीज को भी एम्पलीफाई कर देगा। तो यहाँ पे सपोज अगर हमारा 1 मेगाहर्ट्ज बन गया, सपोज अगर हमारा यहाँ 1 मेगाहर्ट्ज बन गया, तो यहाँ पे 1 मेगाहर्ट्ज की ही अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अगर यहाँ हमारा 3 मेगाहर्ट्ज हो गया, तो यहाँ हेड पे जाकर के हमारी 3 मेगाहर्ट्ज की ही अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी। यानी कि यहाँ पे जो होना था वो हो गया। अब इस कोएक्सियल केबल के थ्रू ये क्रिस्टल पे जुड़ा है, एंड क्रिस्टल भी कौन सा? क्वार्ट्ज क्रिस्टल। मेनली हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल को यूज में लेते हैं क्योंकि क्वार्ट क्रिस्टल जो होता है वो नेचुरली अवेलेबल होता है और अफोर्डेबल भी होता है। और कहने का मतलब है कि काम हमारा पूरा हो जाता है तो हम बाकी क्रिस्टल्स पे क्यों ध्यान दें। बट फिर भी मार्केट में बहुत सारे और भी क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कि लेड जिंकेट, टिटनेट,
टॉर्मलिन, जर्मेनियम, ठीक है, ये सब भी होते हैं, बट मोस्ट कॉमनली जो है वो क्वार्ट्ज हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा है, ठीक है, तो यानी कि यहां से अगर 1 मेगाहर्ट्ज गया तो इस कोएक्सियल केबल के थ्रू इस क्रिस्टल पे कौन सा एसी करंट आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारा एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है अल्ट्रासाउंड का, इसका नाम होता है रिवर्स सीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर कोई पूछे कि अल्ट्रासाउंड किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो उस प्रिंसिपल का नाम है रिवर्स सीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसकी डेफिनेशन मैं अभी बताऊंगी, लेकिन पहले समझते हैं। रिवर्स सीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है कि जब भी किसी क्रिस्टल में, सपोज ये क्रिस्टल है, अब इस क्रिस्टल के इधर भी इलेक्ट्रोड लगा है, इधर भी इलेक्ट्रोड लगा है, तो जब भी इस क्रिस्टल में बाहर से कोई भी एसी करंट आता है तो ये क्रिस्टल अपनी जगह पे क्या होता है, कंप्रेस होता है, और इस तरीके से, यानी कि कंप्रेस होगा और एक्सपैंड होगा, कंप्रेस होगा और एक्सपैंड होगा, जिसकी वजह से वो अपने अगल बगल क्या करता है कि यही सेम रेयरफैक्शन और कंप्रेशन क्रिएट कर देता है, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव क्रिएट कर देता है। और वही अल्ट्रासोनिक वेव फिर इस इलेक्ट्रोड हेड के थ्रू हम अपनी स्किन पे या हम अपने बॉडी पार्ट्स पे ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। इस तरीके से लंबाई में है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो इस तरीके से हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है, अल्ट्रासोनिक जो वेव्स है, वो फॉर्म हो जाती है। सो अब हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड का प्रिंसिपल, जो कि है रिवर्स सीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि 1 मार्क्स में आता है। ये सिंपली कहता है कि जब भी आप एसी करंट गिवन टू क्रिस्टल, यानी कि जब भी एसी करंट जो है वो किसी भी क्रिस्टल को दोगे, जैसे कि क्वार्ट क्रिस्टल को, तो वो जो क्रिस्टल है वो अपनी जगह पे एक्सपैंड करेगा और कॉम्प्रेस होगा। अपनी जगह पे इट विल एक्सपैंड एंड कॉम्प्रेस, सारे चार्ज पार्टिकल्स अपने अगल बगल ले लेगा। ऑल्टरनेटिवली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि पहले कंप्रेस होगा फिर दोबारा कंप्रेस हो जाएगा, नहीं, कंप्रेस होगा, एक्सपैंड होगा, कंप्रेस होगा, एक्सपैंड होगा, यानी कि पैटर्न में होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके जो सराउंडिंग में एयर पार्टिकल्स रहेंगे वो भी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में जाएंगे। और आपको पता है कि कोई भी पार्टिकल्स अगर कंप्रेशन रेयरफैक्शन में जाते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव। और इस तरीके से इस प्रिंसिपल के साथ और इस सर्किट के साथ हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। अब एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, ये रिवर्स सीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, यानी कि अल्ट्रासाउंड का जो प्रिंसिपल है वो रिवर्स सीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। याद करने का तरीका ये है कि जो अल्ट्रासोनिक है ना, अल्ट्रासाउंड आप देखोगे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट इतनी ज्यादा कंडीशंस को ट्रीट करने में यूज होता है, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो कि वो ना सारी कंडीशंस को ना रिवर्स कर देता है, यानी कि बिल्कुल ठीक कर देता है। तो इसीलिए इसका जो प्रिंसिपल है उसका नाम भी है रिवर्स सीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि एक सीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। सीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसी का ही उल्टा होता है, जिसमें क्या होता है कि हम क्रिस्टल को एक्सपैंड और कंप्रेस करवाते हैं। यहां पे तो हम क्या कर रहे थे कि एसी करंट दे रहे थे, उसके बाद वो कंप्रेस एक्सपैंड हो रहा था। लेकिन सीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि हम पहले से ही क्रिस्टल को एक्सपैंड और कंप्रेस कराते हैं, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ क्या होता है कि बहुत ज्यादा चार्ज बन जाता है और एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, यानी कि ये करंट जनरेट हो जाता है। तो ये इसका उल्टा है, इसीलिए मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया कि जो अल्ट्रासाउंड का प्रिंसिपल है वो रिवर्स सीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और याद रखने का तरीका बहुत इजी है, आपको ये सर्किट याद रखना है कि हमने जब एसी करंट दिया उसके बाद ये सारी चीजें हुई और अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस हुई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सो या गाइस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे, जो कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। सो या, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।